हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्लाई हाई लर्निंग। फ्रेंड्स, इस डिस्कशन में हम लोग नेट जेआरएफ जो प्रीवियस ईयर जुलाई 2018 की एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि जो वैसे क्वेश्चन जिसके ऑप्शन में हमें डाउट होते हैं, कई बार होता है कि हमें दो ऑप्शन तो आ रहे होते हैं लेकिन दो ऑप्शन में डाउट होते हैं, तो इसको हम ब्रिलियंटली कैसे गेस कर सकते हैं। और सेकेंड है कि आंसर पैटर्न, मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब मैं सोल्व कर रहा था लास्ट ईयर और इस साल भी, तो दोनों पेपर में मैंने देखा कि कुछ खास तरह के क्वेश्चन जो यूजीसी के होते हैं उसके आंसर पैटर्न सेम होते हैं। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे उसको मोस्ट प्रोबेबली उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस डिस्कशन में हम लोग आज 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन का लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, लेकिन स्क्रीन पर जो आएंगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगी। तो आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जो आपको बताना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है कि एक तरफ थिंकर है और दूसरी तरफ डेफिनेशन दी हुई है हिस्ट्री की। तो थिंकर में है जेपी गुच, हेनरी पीरेन, रेनियर एंड वॉल्स, और डिफिनीसन जो दूसरी तरफ दिया हुआ है आपको बताना है कि कौन सा डिफिनीसन किसने दिया है। फर्स्ट है, ऑल पास्ट इज माई पास्ट एंड आई वांट टू रिकैप्चर इट फॉर माई ओन सेटिस्फेक्शन, यानी संपूर्ण अतीत मेरा अतीत है और मैं उसे अपनी संतुष्टि के लिए याद करता हूँ। सेकेंड है, इधर वी मस्ट एडमिट दैट हिस्ट्री हैज़ अ मीनिंग और वी मस्ट एडमिट दैट हिस्ट्री इज़ अ chaotic एग्रीगेट ऑफ अनकनेक्टेड, यानी कि या तो हमें स्वीकार करना चाहिए कि इतिहास जो है वो मीनिंगफुल है, अर्थफुल है यानी अर्थपूर्ण है, अथवा इतिहास जो है वो अव्यवस्थित है, असंगठित घटनाओं का संयोग है। ठीक है, इसका बाद में सी है, थर्ड है, हिस्ट्री हैज हैड असाइंड टू इट द टास्क ऑफ जजिंग द पास्ट ऑफ इंटरेस्टिंग द प्रेजेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ एजेज टू कम, यानी इतिहास वास्तव में इतिहासकार का अतीत के संबंध में निर्णय होता है जिसका उद्देश्य वर्तमान को प्रशिक्षित करना तथा भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन होता है। ठीक है, फोर्थ है, हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ डीड्स एंड अचीवमेंट ऑफ मेन लिविंग इन द सोसाइटी, इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों और उपलब्धियों की कहानी है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है कि कौन सा कोड सही है। तो यहाँ पर जीपी गुच, जो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में जब मैं हिस्ट्री और हिस्टोग्राफी को डिस्कस कर रहा था, उसी सीरीज में आपको लेखक, बुक एंड ऑथर भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इन सबको कवर कर सकते हैं। तो जीपी गुच का जो डिफिनीसन है वो थर्ड नंबर डिफिनीसन है, यानी इतिहास वास्तव में इतिहासकार के अतीत का संबंध में निर्णय होता है। हिस्ट्री हैज असाइंड टू टास्क ऑफ जजिंग द पास्ट और इंटरेस्टिंग द प्रेजेंट। तो आप यहाँ पर देखिए ए का थर्ड कौन सा है, यानी फोर्थ ऑप्शन सही है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी यूजीसी में पिछले 2-3 बार से जब लिस्ट को मैच कराने के लिए क्वेश्चन आते हैं, तो ये अक्सर देखा गया है कि अगर आपको एक ऑप्शन सही पता है तो आप सही से आंसर कर सकते हैं। जैसे मुझे पता था कि जीपी गुच के हिस्ट्री का डिफिनीसन कौन सा है, तो ये आसानी से, मतलब कंट्राडिक्टरी ऑप्शन बहुत कम रहते हैं यूजीसी में जो मैच कराने वाले होते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैचड, ये डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं। आपको इसमें सब पता होना चाहिए तभी आप इसका करेक्ट आंसर कर पा सकते हैं। तो आप बुक एंड ऑथर की सीरीज देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने काफ़ी बुक्स एंड ऑथर्स को कवर कर लिया है। मैंने जितने भी एंशिएंट और मॉडर्न के बुक और हिस्टोरियन है उसको कवर कर लिया है। मेडाइवल के अभी बाकी है जिसको मैं जल्द ही कवर करूँगा, तो आप वहाँ से इन सब क्वेश्चन के आंसर को सही कर सकते हैं। ऑथर हैं एस.के. मैटी, इनकी बुक का नाम है द इकोनॉमिक लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया इन द गुप्ता पीरियड, ये बिल्कुल सही है। आर.के. मुखर्जी, इनकी बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन शिपिंग, ये भी सही है। थर्ड है आर.सी. मजूमदार, आर.सी. मजूमदार की बुक का नाम है हिंदू कॉलोनीज इन द फॉर ईस्ट, ये भी जो है सही है। फोर्थ है टी.वी. महालिंगम द पांड्यन किंगडम, तो ये जो है गलत है। ये द पांड्यन किंगडम जो है वो नीलकंठ शास्त्री की किताब है, न कि टी.वी. महालिंगम की। ठीक है, इसके अलावा एक बार आप, अगर आपके पास पेन और पेपर हो तो आप इसको नोट्स कर सकते हैं कि जो टी.वी. महालिंगम है इनकी बुक का नाम है अ टोपोग्राफिकल लिस्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन इन द तमिलनाडु एंड केरला स्टेट, एक बुक इनकी ये है। इसके बाद है अर्ली साउथ इंडियन पेलोग्राफी। फिर इसके बाद में इनकी जो और बुक्स हैं उनका नाम है द इंस्क्रिप्शंस ऑफ पल्लवाज, साउथ इंडियन पॉलिटी, ये भी टी.वी. महालिंगम की बुक है।
और रीडिंग इन साउथ हिस्ट्री, ये इनकी बुक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक साइट इज नोन फॉर द मास प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोलिथ। तो माइक्रोलिथ के मास प्रोडक्शन के लिए कौन सा साइट जो है वो इम्पोर्टेंट है। आपके ऑप्शन है, एक आदमगढ़, सेकंड बागोर, थर्ड नलगोंडा एंड फोर्थ संगनकुल्लू। तो इसको भी मैंने कवर कर रखा है, जो प्री हिस्टोरिक एज का हिस्ट्री है उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बागोर। ठीक है, बागोर जो है वो एमपी का क्षेत्र है और जितने भी माइक्रोलिथ साइट है वो राजस्थान में मिले हैं, गुजरात से मिले हैं, महाराष्ट्र से मिले हैं, आंध्र प्रदेश मिले हैं, इसके बाद में एमपी से मिले हैं। तो ये सब जो साइट है वो मध्य पाषाण काल या जो मिडाइवल पीरियड है उसके साइट हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इन सब से भी साइट्स मिले हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर नोन फ्रॉम द चॉपर हॉट साइट। तो कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो चॉपर हॉट साइट के लिए जाना जाता है। ए एंथ्रोपोमिक फिगर, बी एंटीना स्वॉर्ड्स, सी हार्पून एंड डी फ्लैट किल्ट। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि यार ये तो मैंने कभी पढ़ा नहीं, ये आपको कई बार मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें जो हार्पून है, ये शॉर्ट्स जब आप कैल्कोलिथिक पीरियड को आप खोलेंगे तो जैसे ही आप नेट पे सर्च करेंगे ये वाला जो है पहले आता है। ठीक है, तो ये दो तो आप जानते होंगे, लेकिन एंथ्रोपोमिक फिगर और फ्लैट किल्ट भी आता है। तो आपका यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है ए बी डी या ए सी डी, तो कौन सा होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर, जब भी ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे आपको लगे कि यार ये तो मैंने कभी सुना नहीं, तो डेफिनेटली है ऐसे साइट्स वो लोग भी जान करके टेस्टिंग के लिए देते हैं। तो ऐसे आंसर इसका ए बी सी और डी चारों होगा। ठीक है, तो अगर आपको पता हो, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हमें पता है कि यार ये तो नहीं है, तो अब ये नहीं है तो जब आपको पता हो तो ऐसा नहीं कि आप रिस्क लेने चले, नहीं, ये आपको जब पता है ये गलत है तो आप इसको एलिमिनेट कीजिए। लेकिन अगर आपको पता नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप नाम सुना सुना नहीं लगता है, तो अगर आपको रिस्क लेना ही है तो आप रिस्क लीजिए ए बी सी एंड डी पर, मोस्ट प्रोबेबली ये सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अवेयरनेस एंड टेक्निक स्किल ऑफ हड़प्पन्स फॉर द वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। अब वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट हड़प्पा सभ्यता की अच्छी थी, इसके बारे में हमें जानकारी कौन से साइट से मिलती है। एक धौलावीरा, दो मोहनजोदड़ो, थर्ड हड़प्पा एंड फोर्थ कालीबंगन। कौन सा आपके कोड सही है। ए 1 and 2, बी 2 and 3, सी 3 and 4 एंड डी 4 and 5। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 and 2। दोनों स्टेटमेंट जो है वो, यानी जो धौलावीरा और मोहनजोदड़ो है वहाँ से हड़प्पन सिविलाइजेशन के वाटर मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स सिस्टम के बारे में जानकारी मिलती है। धौलावीरा से आपको पता होगा कि सबसे बड़ी तख्ती भी मिली है जिस पर वाटर का मेंशन किया गया है, और मोहनजोदड़ो से स्नानगार मिले हैं। जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनाज आर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। तो ऋग्वेद में कौन से जनों के बारे में मेंशन किया गया है। तो अगर आपको पता हो तो ऋग्वेद का जो 10th मंडल है, 7th मंडल है, उसमें दशराग्यवाड़ के बारे में जिक्र किया गया है। ये दशराग्यवाड़ जो है 5 आर्य और 5 अनार्य के बीच में लड़ा गया है। जो आर्य थे उनको पंचजन भी बोला जाता था। ठीक है, अब इन पंचजन में कौन कौन से आते थे, जैसे अनु, द्रुहु, यदु, पुरु और तुर्वसु, ये सब जो थे ये पंचजन में आते थे। इसके बाद जो 5 और थे उनका नाम क्या था, तो उसमें आते थे अनिल, पक्त, भलानस, शिव और विषानिन। इन्हीं का जिक्र किया गया है ऋग्वेद में। अब आपको बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट है, आपको बताना है कि किसका किसका मेंशन है। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है यदु, पुरु, चेदी एंड मत्स्य। अब चेदी और मत्स्य आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि ये जो है महाजनपद काल में ये सब आते हैं। ठीक है, इसका जिक्र ऋग्वेद में नहीं है। ये आते भी हैं तो कौन से पीरियड में आते हैं, उत्तर वैदिक काल में आते हैं या उत्तर वैदिक काल के बाद के काल में आते हैं। तो आपको बताना है कौन सा कोड सही है। आपके ऑप्शन है पहला ए एंड बी, दूसरा बी एंड सी, थर्ड सी एंड डी एंड फोर्थ ए बी सी एंड डी। तो चेदी तो पता है, चेदी और मत्स्य नहीं है, तो बचा कौन, ए और बी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 ए एंड बी। 7th क्वेश्चन है, द इम्पोर्टेंट ऑफिशियल नेक्स्ट टू द किंग ड्यूरिंग द वैदिक एजा।
अब वैदिक एज में बहुत सारे कर्मचारी होते थे, तो राजा के जस्ट बाद जो थे वो कौन आते थे? तो ऋग्वेद में जो मेंशन किया गया है उसमें पुरोहित का जिक्र किया गया है, सेनानी का जिक्र किया गया है और ग्रामीण का जिक्र किया गया है। इन्हीं तीनों अधिकारियों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। पुरोहित क्या था? ये राजा के साथ वॉर टाइम में जाते थे। शिक्षक जो थे वो पथ प्रदर्शक होते थे और ग्रामीण सेना की भूमिका में होते थे। तो आपको बताना है कि जो किंग था, किंग के जस्ट बाद कौन सा था अधिकारी आता था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट गोविंद कर्णा, सेकंड पुरोहिता, थर्ड क्वीन एंड फोर्थ जो थे वो सेनानी। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड पुरोहित। पुरोहित जो था वो जस्ट इसके बाद आता है, क्योंकि ऋग्वेद में हमें पता है वशिष्ठ, विश्वामित्र, इन पुरोहितों का नाम मिलता है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी सेकंड पुरोहित। 8th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट करेक्टली मैच? तो कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है? एक तरफ आपको दिया हुआ है उपनिषद काल के किंग और दूसरा दिया हुआ है किंगडम, राज्य। ठीक है, तो आपको बताना है कि किसका मेंशन उपनिषद में नहीं किया गया है। ए अजात शत्रु जो थे वो मगध के थे, ये बिल्कुल सही है। अश्वपति कैकेय के थे। जनक की बेटी का नाम सीता था, तो ये विदेह यानी मिथिला रीजन से थे। और प्रवाहन जयमिली जो थे ये पंचाला रीजन से थे। तो इस क्वेश्चन को यूजीसी ने 2018 में एलिमिनेट कर दिया था, क्योंकि इसमें चारों आंसर जो है वो करेक्ट हैं। कोई जो है इस हिसाब से ये नॉट करेक्टली मैच जो पूछ रहा है ये ऐसा नहीं है, सभी करेक्टली मैच है। अब आपको एक बात मैं एडिशनल इसमें बता देता हूँ कि उपनिषद काल में जो आर्य लोग थे वो पहले ऋग्वैदिक काल में पंजाब एंड सिंध तक फैले हुए थे, लेकिन धीरे धीरे जब लेटर वैदिक पीरियड आता है तो लेटर वैदिक पीरियड में ये आर्य लोग जो थे वो छोटे छोटे कबीलों में बंट जाते हैं। और इसके बाद में ये यमुना, गंगा दोआब, फिर जो है गंडक, इन सब जगहों पर ये लोग धीरे धीरे फैलने लगते हैं। इसी समय में कुरु, पांचाल, इन सब राज्यों का उदय होता है। काशी, विदेह, कोसल, इन सब का जो जिक्र होता है ये उत्तर वैदिक काल में होता है। तो इसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अलावा जो पांचाल जो जगह था उसके जो राजा थे उनमें प्रमुख रूप से कुछ नाम इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप जान लीजिए। पांचाल के राजाओं में प्रवाहन जयबाली तो थी ही, अरुणी एक थे और श्वेत केतु। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अश्वपति है, तो अश्वपति कैकेय के थे और जबकि श्वेत केतु जो है वो पांचाल का राजा था। तो इसको आप याद रखिएगा, हो सकता है नेक्स्ट टाइम यही पूछ ले। 9th क्वेश्चन है द मेन डिस्प्यूट बिटवीन द दिगंबरा एंड श्वेतांबरा सेक्ट वॉज ड्यू टू एम्फेसिस ऑन द फॉलोइंग। जो मेन डिस्प्यूट था दिगंबर संप्रदाय और श्वेतांबर संप्रदाय यानी जो जैन धर्म की ये दो शाखाएं हैं, तो कौन सी जो थी ये इनमें विवाद का डिस्प्यूट का कारण थी? पहला है डिसिप्लिन एंड हार्ड लाइफ, सेकेंड है नॉन वायोलेंस, थर्ड है पायस लिविंग एंड फोर्थ है ट्रूथ। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी डिसिप्लिन एंड हार्ड लाइफ। तो डिसिप्लिन एंड हार्ड लाइफ क्यों? क्योंकि आप जब भद्रबाहु का जो जैन कल्पसूत्र है, ठीक है, तो जैन कल्पसूत्र में ये पता चलता है कि महावीर की जब मृत्यु हुई तो उसके 20 वर्ष तक उनका एक गंधर्व था जिसका नाम था सुधर्मन। ठीक है, एक बार मैं यहाँ क्लियर से आपको बता देता हूँ। जैन धर्म का एक लिटरेचर है भद्रबाहु कल्प, ठीक है, या भद्र कल्प बाहु, आप जो भी बोल लीजिए। तो जैन कल्पसूत्र में ये पता चलता है कि महावीर की जब मृत्यु हुई उसके 20 साल तक उनका एक गंधर्व था सुधर्मन। तो इसने जैन धर्म को आगे बढ़ाया, संघ का अध्यक्ष रहा। लेकिन इसके अंतिम समय में क्या होता है कि संभूत विजय और भद्रबाहु ये दो व्यक्ति होते हैं, संभूत विजय एंड भद्रबाहु, ये दोनों जो हैं इनका शासनकाल स्थापित होता है, ये संघ को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लेते हैं। इन लोगों के बीच में मगध में इस समय क्या होता है कि 12 वर्ष का अकाल पड़ता है। अकाल पड़ने के कारण जो स्थूलभद्र और भद्रबाहु हैं, तो स्थूलभद्र वहीं रुक जाते हैं मगध में, जबकि भद्रबाहु जो है वो साउथ की ओर चले जाते हैं। अब जब ये साउथ की ओर जाते हैं तो और अकाल खत्म होता है तो फिर वहाँ से ये वापस आते हैं तो देखते हैं कि जैन धर्म में कुछ विकृतियाँ आ गई हैं। यहीं से डिवीजन होता है श्वेतांबर संप्रदाय और दिगंबर संप्रदाय का। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र, इसको याद रखिएगा एस से, यानी एस से श्वेतांबर और एस से स्थूलभद्र, और जो बच गया वो हो गया दिगंबर। तो दिगंबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे भद्रबाहु। श्वेतांबर लोग क्या करते थे? वस्त्र धारण करते थे।
वस्त्र यानी श्वेत वस्त्र ये धारण करते थे, जबकि दिगंबरों का मानना था कि ये लोग नेक्ड रहते थे और इनका मानना था कि जो कपड़े होते हैं या जो क्लॉथ्स होते हैं ये क्लॉथ ज्ञान प्राप्ति में बाधक होते हैं, इसीलिए ये कपड़े नहीं पहनते हैं। ये ऐसा मानते हैं कि जो दिशाएं हैं यानी दिशाओं को आप बोल सकते हैं, जो डायरेक्शंस हैं, जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये इनके वस्त्र का काम करती हैं और वहीं इनको ज्ञान प्रोवाइड करेगी, तो ये कपड़े को बाधक मानते थे। इसके अलावा जो श्वेतांबर संप्रदाय थे ये मानते थे कि स्त्रियां भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, वो लोग भी संघ में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, यानी वीमेन यहाँ पे आ सकती है, जबकि यहाँ पर वीमेन को आना क्या था, बैन था। तो इन्हीं सब ट्रेडिशन के कारण क्या होता है कि जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजन हो जाता है। आई होप यू गॉट क्लियरिटी, और मैंने इसको काफ़ी डिटेल में अपने लेक्चर में कवर किया है जैन धर्म वाले लिटरेचर में। जब जैन धर्म की हम लोग बात कर रहे थे वहाँ पे जैना रिलीजन, तो वहाँ पर मैंने इसको काफ़ी डिटेल में कवर किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक तरफ आपको अशोकन पिलर दिया हुआ है और दूसरी तरफ बताना है आपको कि जो एनिमल कैपिटल है वो मैच किस में नहीं करता है। बहुत सारे आप जब अशोक के पिलर देखेंगे, जैसे सारनाथ का हम लोगों ने काफ़ी लोगों ने देख रखा होगा, या सारनाथ का अशोक स्तंभ जो प्रसिद्ध वाक्य है, हमारा चिन्ह भी है, तो उसमें क्या है, 4 शेर है, उसको बोलते हैं वो कैपिटल जो है स्तंभ यानी पिलर के ऊपर पाया जाता था। अब देखिए ये अशोकन पिलर है, मान लेते हैं। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे एक इन्वर्टेड कमल होता था, इन्वर्टेड लोटस, इसके ऊपर एबैकस होता था। या तो ये सर्कुलर हो सकता था, या स्क्वायर शेप में हो सकता था, या रेक्टेंगुलर शेप में हो सकता था। और एबैकस के ऊपर जो एनिमल की कैपिटल होती थी, यानी कभी आप देखेंगे कि बुल की फोटो है, कभी लायन है, कभी एलिफेंट है, तो इसको हम लोग बोलते थे एनिमल कैपिटल। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है अशोकन पिलर और एनिमल कैपिटल जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो लौरिया नंदनगढ़ का जो है क्या उस पर बुल है, रामपुरवा इस पर बुल, सांची लायन एंड संकीसा एलिफेंट, तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी बुल, ये जो फर्स्ट है लौरिया नंदनगढ़, तो इस पर बुल नहीं है बल्कि इस पर क्या है, लायन है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इमेज में, आप यहाँ पर देखिए ये है बुल की, ये रामपुरवा से जो मिला है, रामपुरवा जो है पश्चिमी चंपारण में है, तो पश्चिमी चंपारण में जो इमेज मिली है अशोकन पिलर की, वहाँ पे रामपुरवा में ये बुल की फोटो है, यानी बुल एनिमल कैपिटल है। सांची पर आपको पता है कि लायन है, लौरिया नंदनगढ़ में भी लायन है, इसके अलावा वैशाली में भी लायन है, और सारनाथ में 4 लायन कैपिटल है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है लौरिया नंदनगढ़ में जो लायन स्तंभ है यानी पिलर स्तंभ है वो है। इसके बाद है वैशाली का, आप देखिए यहाँ पे वैशाली जो है वो पूर्वी चंपारण में है, या सॉरी पूर्वी चंपारण नहीं है, ये जो है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है और हाजीपुर में पड़ता है वैशाली, तो वहाँ पे ये लाइन कैपिटल मिला है। और सारनाथ का आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है वहाँ से ये कैपिटल पिलर एनिमल कैपिटल मिले हैं। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लियरिटी, और इसको आप याद रखिएगा कि सिर्फ जो है जो रामपुरवा है वहाँ से बुल मिली है और संकीसा से एलिफेंट मिले हैं, बाकी हर जगह से जो है एलिफेंट लाइन मिले हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रीवियसली पूछ चुका है स्टेटमेंट फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में। तो लौरिया नंदनगढ़ में क्या है, लायन है, रामपुरवा में बुल है, सांची में लायन है, संकीसा में एलिफेंट है। अभी आप यहाँ पे एलिफेंट का भी देख सकते हैं, ये है एलिफेंट का। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन है आपको एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एसर्शन है द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ कौटिल्य एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इज रिगार्ड एज डाउटफुल। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य की उपस्थिति की जो बात की जाती है उसके बारे में बहुत सारे जो लिटररी सोर्स हैं वो इसके बारे में डाउटफुल है, उनका मानना है कि ऐसा कुछ नहीं था। और रीजन क्या है, पतंजलि डज नॉट मेंशन कौटिल्य। पतंजलि जो थे वो शुंग डायनेस्टी के समय थे, यानी आपको पता होगा कि मौर्यन डायनेस्टी का जो अंतिम शासक था वृद्धरथ, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था। तो उनके जो पुरोहित थे वो थे पतंजलि, और पतंजलि ने कौटिल्य को मेंशन नहीं किया है कि वो कोई कौटिल्य नाम का व्यक्ति जो था वो चंद्रगुप्त की दरबार में या मौर्य साम्राज्य में रहता था। ना ही मेगास्थनीज जो सेल्यूकस का राजदूत था और चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, तो उसने भी कौटिल्य को नोटिस नहीं किया है। कौन सा स्टेटमेंट आपका ऑप्शन सही है? योर ऑप्शंस आर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, एंड डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखिए कि कौटिल्य चंद्रगुप्त के समय है, और चंद्रगुप्त के जस्ट बाद जो डायनेस्टी आती है, यानी मौर्यन डायनेस्टी के जस्ट बाद जो डायनेस्टी आती है वो आती है आपको शुंगा डायनेस्टी। तो दोनों में क्या है, एक को रिलेशन है, दोनों इंटरलिंक है, ठीक है। और इंटरलिंकिंग वाले जब भी आपको स्टेटमेंट और रीजन मिले वो यूजीसी में हमेशा सही हुए हैं, ठीक है। तो आपको बस एक इंटरलिंक इस्टेब्लिश करना है और आपको देखना है कि इंटरलिंक है या नहीं है। अगर इंटरलिंक है तो आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए, और नहीं है तो कई बार होता है कि ए और आर दोनों श्योर सही होते हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, जैसे मैं अभी आपको आगे इसका एग्जाम्पल दिखाऊंगा। 12 क्वेश्चन। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन और थोड़ा दे देता हूँ कि जो कौटिल्य के जीवन में प्रमाण इसलिए नहीं उत्पन्न होता है कि ऐसा माना जाता है कि कौटिल्य जो है किसी क्षेत्र में बोला गया कि वो चनक क्षेत्र से आते थे, और ये चनक क्षेत्र कहाँ था, ये पंजाब में था। जबकि कुछ इतिहासकार हैं ये मानते हैं कि कौटिल्य जो थे वो कांचीपुरम के थे, जबकि कुछ का मानना है कि कौटिल्य जो थे वो केरला से थे। अपने पिताजी के साथ ये मेला देखने आए थे बनारस के रीजन में, और यहाँ पे गुम हो गए, तब से यहीं पे ये रहने लगे। तो कोई हिस्टोरिकल प्रमाण नहीं है कौटिल्य के बारे में, लेकिन सब ये जरूर मानते हैं कि जो अर्थशास्त्र का रचयिता है वो कौटिल्य है। तो ये जो है बहुत ही, इसने नंद वंश का विनाश किया था और मौर्य डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था। इसका प्रमाण मिलता है हमें विष्णु पुराण से, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। और कौटिल्य को जो है वो मैकियावेली से रिलेट किया जाता है, इनको जो है भारत का मैकियावेली कहा जाता है। तो आई होप यू गॉट क्लियरिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग संस्कारा वॉज प्री नेटाल, मतलब कौन सा संस्कार जो है वो प्री नेटाल है, यानी गर्भ में ये संस्कार किए जाते हैं। ए गर्भाधान, बी पुंसवन, सी सीमंतोनयन एंड डी सद्धर्माचरणी संयोगा। तो आपको बताना है कौन सा ही है, ए एंड बी ए एंड डी, सी ए बी सी एंड डी ए बी सी एंड डी। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, तीनों जो है सही है, यानी गर्भाधान, पुंसवन एंड सीमंतोनयन ये तीनों जो है प्री नेटाल संस्कार होते हैं। एक बार हम लोग 16 संस्कारों को भी देख लेते हैं कि कौन कौन से संस्कार होते हैं। जो गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन और जातकर्म, ये जो संस्कार होते हैं इसको हम लोग, ये व्यास स्मृति में है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि बहुत सारे हमारे यहाँ स्मृतियाँ हैं जिसमें संस्कारों का वर्णन है। शुरू में ये संस्कार 40 थे, इसके बाद में जो गौतम स्मृति है या व्यास स्मृति है, व्यास स्मृति में 16 संस्कारों का जिक्र किया गया है, जबकि जो गौतम स्मृति है उसमें 40 संस्कारों का जिक्र है। और इसके अलावा कुछ स्मृतियाँ ऐसी हैं जिसमें 25 संस्कार का जिक्र किया गया है, जो धीरे धीरे समय के साथ जो है विलुप्त हो गए हैं। लेकिन अभी वर्तमान में या कह सकते हैं कि 16 संस्कार जो हैं वो प्रचलित हैं। इसमें से कुछ संस्कार जो होते हैं वो विवाह से पूर्व होते हैं, जैसे ये 13 संस्कार विवाह से पूर्व होते हैं, और कुछ संस्कार जो होते हैं वो विवाह के बाद होते हैं, और लास्ट जो होता है वो अंत्येष्टि संस्कार होता है। इनमें जो पहला 3 संस्कार है इसको बोलते हैं हम लोग गर्भ संस्कार, यानी गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन, इनको हम लोग अंतर्गर्भ संस्कार भी कहते हैं। जबकि इसके बाद जो 6 संस्कार है यानी 9 तक, कर्णवेद तक, इसको हम लोग दोषमर्जक संस्कार बोलते हैं। ये होता क्या है कि जब बच्चा गर्भ में आता है तो हमारे हिंदू धर्म के जो ट्रेडिशन है या संस्कृति है उसमें ये कहा जाता है पूर्व जन्म का कॉन्सेप्ट, कि व्यक्ति जो है अपने पूर्व जन्मों का किया हुआ भोगता है। तो जब व्यक्ति पूर्व जन्मों का किया हुआ भोगता है तो इसी पूर्व जन्म के दोष को खत्म करने के लिए ये 9 संस्कार किए जाते हैं। फिर विद्यारंभ होता है, फिर उपनयन संस्कार, फिर वेदारंभ, समावर्तन, विवाह और वानप्रस्थ और अंत्येष्टि संस्कार। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लियरिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग धर्मसूत्रा डिस्क्राइब सीवायस एज अ डिग्रेडिंग एक्ट। तो कौन से धर्मसूत्र में समुद्री यात्रा को जो है अपमानजनक बताया गया है। आपके ऑप्शन है ए आपस्तंभा, बी बौधायन, सी गौतम एंड डी वशिष्ठा। तो कौन से स्मृति है? राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, बौधायन स्मृति में जो है वो इसके बारे में डिग्रेड किया गया है। इसको एक बार स्मृतियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो गौतम धर्मसूत्रा है, गौतम धर्मसूत्रा, इसका टाइम पीरियड है 600 से लेकर के 400 BCE और ये सामवेद से रिलेटेड है। गुजरात रीजन के बारे में इसमें बात की गई है। जो आपस्तंभ धर्मसूत्रा है ये तैतरेय स्कूल यानी कृष्णा यजुर्वेद से संबंधित है और इसमें गोदावरी और कृष्णा रिवर यानी साउथ इंडिया के संस्कारों के बारे में बात की गई है। इसी में पैश्चात और प्रजापत्य विवाह दोनों को जो है उचित नहीं माना गया है, यानी जो पैशाच विवाह जो होता था और
जो प्रजापत्य विवाह है, इन दोनों विवाहों को इसमें नकार दिया गया है। ये विवाह क्या थे? जो ऋग्वैदिक पीरियड है इसमें दो तरीके की विवाह पद्धति थी, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। जब उत्तर वैदिक पीरियड आता है तो उसमें विवाह के 8 प्रकार हो जाते हैं, जिसमें आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, दैव विवाह, गंधर्व विवाह, ठीक है, ये सब विवाह आते हैं। तो इसी में यानी जो पैशाच और प्रजापत्य विवाह है इसको ख़त्म किया गया है, इसको डिनाई किया गया है। इसके अलावा कुछ और बातें जो आपस्तंभ धर्मसूत्र में कही गई हैं, जो लोग झूठी सौगंध खाते हैं उनके लिए इनमें कठोर दंड का विधान किया गया है। और बौधायन धर्मसूत्र में जो सी वायज है उसको डिग्रेड किया गया, डिग्रेडिंग फॉर्म में रखा गया है, ठीक है। अब ये जो धर्मसूत्र हैं, इन धर्मसूत्रों में और क्या क्या बातें की गई हैं और क्या क्या इसमें वर्णन किया गया है। तो स्कूल में स्टूडेंट को कैसे होना चाहिए, ड्रेस एंड क्लीनलीनेस, रेसिडेंसी, कोड ऑफ कंडक्ट, फूड, सोसाइटी, वेडिंग, राइट्स, सेक्स, फूड, रिस्पेक्ट, हर चीज़ के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। सेक्सुअल मिसकंडक्ट करने पर क्या पनिशमेंट होना चाहिए, इसमें क्राइम क्या, अगर कोई क्राइम है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, प्रॉपर्टी राइट क्या है, रूल ऑफ विटनेस, महिलाओं को कितना प्रॉपर्टी राइट्स मिलेंगे, इन सब के बारे में उस समय धर्मसूत्रों में इसका वर्णन किया जाता था, ठीक है। 14th क्वेश्चन है, बुद्धा वाज सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेड इन शुंगा आर्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बुद्ध को शुंगा डायनेस्टी या शुंगा आर्ट में किस तरीके से दिखाया जाता था? ए छत्रा, बी फूट स्टेप, सी धर्मचक्रा एंड डी बोधि ट्री। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी एंड डी। बुद्धा को, अब ये सब अगर आप मैंने जो लेक्चर कवर किया था बुद्धन पीरियड के या बुद्ध आर्किटेक्चर के बारे में, तो वहाँ पर मैंने आपको स्तूप का कॉन्सेप्ट बताया था। वहाँ पे पारिभौगिक स्तूप, उसके बाद में जो बुद्ध की वस्तुएं रखी गई हैं वो बुद्ध के जो अवशेष से 10 जगह स्तूप बनाए गए थे, उनकी अलकप के बुली वगैरह इन लोगों ने बनवाया था। तो इन सब में क्या है, इन्हीं सब के बारे में जिक्र किया गया। तो शुंगा डायनेस्टी भी जो थे सिम्बॉलिकली शुंगा आर्ट, वो बुद्ध के बारे में छत्रा, फूट स्टेप, धर्मचक्र और बोधि ट्री, इन सब का जिक्र करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द सातवाहना इंस्क्रिप्शन वाइल स्पेसिफाइंग द एग्जाम्पशन ग्रांटेड टू द डोनेटी ऑफ लैंड गिफ्ट। सातवाहनों ने अपने इंस्क्रिप्शन में किन चीज़ों का जिक्र नहीं किया है जब वो लैंड ग्रांट दे रहे थे। यानी सबको पता होगा कि दक्षिण भारत, पूरे इंडिया में अगर लैंड ग्रांट देने का कहीं पर जिक्र है तो वो सातवाहनों के इंस्क्रिप्शन में है। और कौन सी बातें नहीं हैं उनमें आपको ये बताना है। पहला है नो एंट्री इन द आर्मी, सेकेंड है नो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द किंग, थर्ड है नो डिगिंग फॉर सॉल्ट बाय रॉयल ऑफिसर्स एंड फोर्थ है नो फोर्स्ड लेबर, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी नो फोर्स लेवल। फोर्स लेवल का जिक्र नहीं किया गया है उसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु एमोंग द फॉलोइंग डिपिक्टेड शिवा ऑन देयर क्वाइन। तो शिव को किसने अपने क्वाइन पे उत्कीर्ण करवाया है? आपके ऑप्शन है मतलब हर्ष, शशांक, वसुदेव एंड विमकडेफियस। आपके ऑप्शन है ए एंड बी ए एंड डी, सी ए बी एंड सी एंड डी ए बी सी एंड डी। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको लग रहा होगा कि यार ये तो मैंने मिस कर दिया होगा। आप यहाँ पर विमकडेफियस के बारे में पढ़ा होगा कि इसने अपने सिक्कों पर 3 देवताओं की, नंदी, उसके बाद में त्रिशंकु और शिव की फोटो इस्टेब्लिश की थी। इसके बाद में शशांक जो था, गौर शासक शशांक, ये शिव भक्त था। हर्ष के बारे में भी आप जानते होंगे कि ये भी शिव भक्त था। लेकिन वसुदेव के बारे में आपको पता नहीं होगा, ठीक है। कन्नौ वंशीय वासुदेव से आपको लग रहा होगा कि ये वैष्णव धर्म से रिलेटेड होगा और आप यहाँ पे गलत कर जाएंगे। तो अगर आपको पता है कि ए बी और डी है तो कोई ऑप्शन ए बी डी नहीं है, तो आप आसानी से इसका आंसर डी मार सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने जब इंस्क्रिप्शन के बारे में बात कर रहा था तो मैंने आपको काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शन बताया हुआ है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। कुछ का जिक्र मैं अभी करूँगा। तो आप यहाँ पर देखिए, जो हर्ष थे, हर्ष थानेश्वर का था और ये ऐसा माना जाता है कि जब ये शशांक पर आक्रमण करने जा रहा था तो इसने शिव की पूजा की थी। शशांक गौड़ किंग था और ये बुद्धा रिलीजन के अगेंस्ट था। इसकी जो क्वाइंस है उस पर शिव और नंदी की इमेज है। वासुदेव कन्नौर डायनेस्टी के थे और ये भी शिव का उपासक था। और विमकडेफियस ये कुषाण डायनेस्टी का था जिसने गोल्ड और कॉपर के काफ़ी मात्रा में सिक्के चलवाए। इसके सिक्के पर शिव, नंदी और त्रिशंकु की इमेज है, ठीक है। इसके बाद में है आपको एक तरफ प्लेस ऑफ इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है और दूसरा है कौन उसको जारी करने वाला इशूअर कौन है उस इंस्क्रिप्शन का। ए जूनागढ़, बी मंदसौर, सी जौगढ़ एंड डी मेहरौली। अब मैंने आपको बोला कि अगर आपको सिर्फ एक पता होगा
कि कौन सा इसमें राइट है, तो आप मैं ये मान सकता हूँ कि आपको चलो कोई पता नहीं, लेकिन आपको पता होगा कि जूनागढ़ का जो इंस्क्रिप्शन है वो रुद्रदामन ने, ये रुद्रदामन का है, ठीक है। और इसी में पर्णदत्त ने जो झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और रुद्रदामन ने इसका क्या बोलते हैं उसको, जीर्णोद्धार करवाया था। तो इसका वर्णन है, इसको मैंने डिटेल में कवर भी किया है इंस्क्रिप्शन वाले में, तो आप आसानी से कर लेंगे। अब जैसे देखिए ए का 3 कहाँ पे है, एक ही ऑप्शन है और वो है ऑप्शन नंबर 3, और यही इसका राइट आंसर था, ठीक है। तो यूजीसी जब भी लिस्ट वाले क्वेश्चन देते हैं तो वो काफ़ी इजी होते हैं, आप थोड़ा दिमाग लगा करके उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो मंदसौर अभिलेख है वो कुमारगुप्त का है, जौगढ़ अभिलेख जो है वो अशोका का है, एंड मेहरौली अभिषेक जो अभिलेख है वो चंद्र यानी चंद्रगुप्त का है, ठीक है। अब एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए, जो अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये हिंदी में ही है, आप थोड़ा मैनेज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कई बार हिंदी मुझे मटेरियल मिलते हैं या हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, तो इसलिए मैं इसको एज इट इज़ हिंदी में ही डाल देता हूँ, क्योंकि ये मैंने पहले से नोट्स काफ़ी सारे बना रखे हैं, वहाँ से कॉपी करना होता है और यहाँ पर आपको डाल के बता देता हूँ। तो बस आप इसको, ये इंग्लिश में भी वैसे ही होते हैं जैसे हिंदी में होते हैं। अब भीतरी स्तंभ लेख जो है वो स्कंदगुप्त का है, और इसमें हुना अटैक के बारे में पता चलता है। एरन अभिलेख भी भानुगुप्त का है, इसमें पहली बार सती ट्रेडिशन के बारे में पता चलता है। ग्वालियर प्रशस्ति भोज का है, और ये जो है सूर्य मंदिर का इसमें निर्माण के बारे में बात की गई है। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का है, और ये उदयगिरी उड़ीसा से पता चलता है। नासिक अभिलेख गौतमी श्री का है, और इसमें ये कहा गया है कि उसके जो घोड़े थे वो 3 समुद्रों का पानी पीते थे। देवपाड़ा अभिलेख विजयसेन का है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है, और इसी से हमें हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है कि हर्ष को पुलकेशिन ने डिफीट किया था, हराया था। और चालुक्यों के ऊपर पालवाज ने के ऊपर चालुक्यों ने विक्ट्री इस्टेब्लिश की थी। जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन जो है वो हूनों का है, ठीक है। नेक्स्ट है जूनागढ़ अभिलेख, आप देख लीजिए। जूनागढ़ अभिलेख को मैंने डिटेल में कवर कर रखा था, ये 150 CE का है। शक शासक रुद्रदामन जो है इसने इस अभिलेख को इंस्क्रिप्ट करवाया था, ईश्वर था इसका। इसमें सौराष्ट्रा जो झील है उसके निर्माण के बारे में बात की गई है कि इसको निर्माण इसका जो करवाया था सौराष्ट्रा झील का, वो 4th सेंचुरी BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, और इसको स्कंदगुप्त के समय में रिपेयर करवाया गया था। जो अर्लीस्ट स्टोन इंस्क्रिप्शन है जिसमें लैंड ग्रांट के बारे में और टैक्स एग्जम्पशन के बारे में बात की गई है, वो है सातवाहन डायनेस्टी का नासिक अभिलेख। और इसके बाद है रॉयल इंस्क्रिप्शन नोन एज प्रशस्ति, जैसे हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल का हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, ये उदयगिरी उड़ीसा से मिला है। और इलाहाबाद प्रशस्ति ये समुद्रगुप्त का है, और ये हरिसेन ने इसको लिखा है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लियरिटी। चलते हैं 18th क्वेश्चन पे। अब इसको आप गौर से पढ़िएगा और को रिलेट एस्टेब्लिश करने की कोशिश कीजिएगा। पहला असर्शन है, इन द कोर्स ऑफ हिज इंडियन टूर इन द 5th सेंचुरी फाहियान रिपोर्टेड दैट नो रिस्पेक्टेबल पर्सन एट मीट इन द कंट्री। यानी 5वीं सेंचुरी में जब फाहियान आता है तो उसने ये देखा कि कोई भी आदरणीय व्यक्ति मीट का सेवन नहीं करता था, यानी मांस का उपभोग नहीं करता था, ठीक है। सेकेंड है अशोका, who himself was a strong believer in the doctrine of non-injury to man and animal ahimsa and banned animal sacrifice and regulated the slaughter of animal for food। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे 5th सेंचुरी की बात की गई है, अशोका जो है वो 2nd and 3rd सेंचुरी BCE में है, तो कोई आपको यहाँ पे इंटरलिंक नहीं दिख रहा है। यहाँ जो फाहियान है वो किसके समय में आता है, वो चंद्रगुप्त के समय में आता है, और यहाँ अशोका की बात की जा रही है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर ए तो आप खारिज कर सकते हैं कि इंटरलिंक नहीं है, एक्सप्लेनेशन ये नहीं है, ठीक है। यानी ए और आर एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब आते हैं हम लोग दूसरे पहलू पर बात करते हैं। अशोका के पहला तो सही ही है क्योंकि 5th सेंचुरी में फाहियान जो है वो आता है चंद्रगुप्त के समय में। सेकेंड जो है इसलिए सही है क्योंकि आप जब अशोकन इंस्क्रिप्शन जो 14 अभिलेख है उसमें सेकेंड अभिलेख में उसने पशु बलि की निंदा की है। तो इससे क्या पता चलता है कि अशोक जो था वो एनिमल स्लेगुदर को बैन करना चाहता था, वो अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहता था, एनिमल सैक्रिफाइसेस को वो रेगुलेट करना चाहता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी ए और आर तो दोनों सही है, लेकिन ए जो है आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। 19th क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ द लैंड मेजर्स इन बंगाल ऑफ द गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड में कुछ भूमि माप की इकाइयाँ थी, आपको ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले सबसे बड़ी इकाइयाँ कौन थी, फिर सबसे छोटी इकाइयाँ कौन थी, कुल्यावाप, द्रोणावाप और पटाका, ठीक है।
तो आपको बताना है कि कौन सा पहले कौन आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए एक पहाड़पुर इंस्क्रिप्शन मिला है। पहाड़पुर इंस्क्रिप्शन में ये कहा गया है कि एक पुल्यावाप जो है वो 8 द्रोणावाप के बराबर है, यानी कुल्यावाप इज ग्रेटर देन द्रोणावाप। ठीक है। फिर कहा गया है कि 1 पटक जो है वो 5 कुल्यावाप के बराबर है, यानी पटक इज ग्रेटर देन कुल्यावाप। तो राइट यही होगा, पाटक आएगा, फिर कुल्यावाप, फिर द्रोणावाप, यानी CAB। तो आप यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। अब यहाँ पे थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया था जब मैं ये क्वेश्चन सोल्व कर रहा था, क्योंकि मुझे द्रोणावाप और कुल्यावाप के बारे में तो पता था, लेकिन पटक के बारे में नहीं पता था मुझे। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। और 20th क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, एविडेंस ऑफ वाटर टैक्सेस इज प्रोवाइडेड बाय द इंस्क्रिप्शंस ऑफ। तो वाटर टैक्स के बारे में इंस्क्रिप्शन किसके अभिलेख से मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला पालाज, दूसरा सेन, थर्ड प्रतिहारा एंड फोर्थ जो है वो गढ़वालाज हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जो है इसका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। गढ़वाल डायनेस्टी के इंस्क्रिप्शन से पता चलता है वाटर टैक्स के बारे में। अब थोड़ा डिटेल में हम लोग जान लेते हैं कि गढ़वाल डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे। तो ऐसा पता चलता है 1085 ईस्वी में गोपाल, यानी जो पाल डायनेस्टी का था, तो गोपाल को डिफीट करता है कौन? चंद्रदेव नाम का व्यक्ति। ठीक है, और इसी ने गढ़वाल डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। 1100 BC मतलब 1100 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है और मदन पाल एक शासक बनता है। ये बहुत दुर्बल शासक था, कमज़ोर था, और इसने 14 साल तक शासन किया, यानी 1114 तक। फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद तीसरा शासक होता है गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र इस समय का सबसे शक्तिशाली शासक होता है और 1155 तक ये शासन करता है। और गोविंद चंद्र के समय ही, यानी 1155 में गोविंद चंद्र के समय ही वाटर टैक्स का जिक्र आता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। गोविंद चंद्र के बाद उसका जो पुत्र है विजय चंद्र, वो शासक बनता है। और इसी के समय में जो गढ़वाल डायनेस्टी थी वो चौहान डायनेस्टी यानी चौहान रूलर से हारती है और गढ़वाल डायनेस्टी दिल्ली के अधीन हो जाती है, क्योंकि उस समय दिल्ली पर किसका अधिकार था? चौहानों का अधिकार था। जो विजय चंद्र था वो जयचंद्र का समकालीन था, जयचंद्र, जिसका टाइम पीरियड है 1117 में। और ये पृथ्वीराज जो तृतीय था इस समय अजमेर का शासक था। तो इसको आप याद रखिएगा। और पृथ्वीराज के समय ही 1194 में मोहम्मद गोरी, 1192 में तराइन का सेकेंड वॉर जब हुआ था तो उस समय ये आक्रमण करता है और जयचंद को चंदावर के युद्ध में यहाँ पे बहुत घालमेल हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3 नाम आते हैं। एक तो आता है जयचंद का, दूसरा आता है पृथ्वीराज का, फिर आता है विजयचंद का। तो जयचंद का समकालीन था विजयचंद्र। ठीक है, और ये विजयचंद्र था, जयचंद का समकालीन था। और इसी के समय में पृथ्वीराज जो थे वो अजमेर से शासन कर रहे थे। 1192 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और 1194 के चंदावर के युद्ध में जयचंद को मोहम्मद गोरी ने पराजित किया। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लियरिटी। और मैंने इन सारे मैटर्स को डिटेल में अपने लेक्चर में कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। जो इसको उन सारे लेक्चर्स को नेट को ध्यान में रखकर ही प्रिपेयर किया गया है ताकि आप नेट के एग्ज़ाम आसानी से क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, और JRF के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब मैं इसको पढ़ रहा था और मैं इसको बना रहा था, जब मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा था नेट JRF की, तो उस समय मैंने काफ़ी सारे मटेरियल पे रिसर्च किया और उसके बाद ही इन सबको मैंने प्रिपेयर किया था। तो आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास टाइम है तो आप मटेरियल पढ़ सकते हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर को आप काफ़ी ध्यान से कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, पैटर्न को समझिए, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लियरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस आर्टिकल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर डिस्कशन। बाय, हैव अ नाइस डे।